जहां ग्वालियर में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया। दरअसल शराब की दुकान के सेल्समैन को गोली मारी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और सेल्समैन के पेट और हाथ में गोली लगी है। घायल सेल्समैन को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिए हैं बदमाश जो यहां पर गोलीबारी की वारदात को, लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। आपको बता दें कि घाटी गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर से सामने आई तस्वीरें जिसमें सेल्समैन को गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी कैमरे में और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और घायल शख्स जो सेल्समैन था उसे घायल हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि शराब की दुकान पर सेल्समैन को गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और सेल्समैन के पेट और हाथ में गोली लगी है जिसे घायल हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घाटी गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे में एक स्टिल फोटोग्राफ जिसमें कि घायल और साथ ही वो आरोपी बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कि सेल्समैन को गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी नजर आए हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है ग्वालियर से सामने आया और एक बार फिर गोलीबारी की घटना ग्वालियर में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि कितना समय और लगता है इसमें। फिलहाल आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती जो सेल्समैन है उसकी हालत अपेक्षाकृत स्थिर बताई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में वो आरोपी जो नजर आए हैं उनकी पहचान करने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और ये शराब के ठेके पर पहुंचे थे जहां पर सेल्समैन को गोली मारकर फरार हुए बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी बाइक्स, उनकी स्कूटी के नंबर तलाश कर उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। शराब की दुकान पर सेल्समैन को गोली मारकर भागे थे ये बदमाश और लूटपाट की वारदात को दिया था अंजाम। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें बदमाश और घायल दोनों ही नजर आ रहे हैं और एक तरफ वो वीडियो आप देख सकते हैं जिस वीडियो में बदमाश भागते हुए दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज है। हालांकि अपेक्षाकृत उतनी क्लियर, उतनी साफ ये तस्वीर नहीं है। हालांकि इस तस्वीर को और साफ करके इसे बेहतर तरीके से देखकर और उन आरोपियों के बारे में पता लगाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। घाटी गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया जहां शराब की दुकान पर सेल्समैन के द्वारा गोली चलाकर घायल किया गया, सेल्समैन को घायल किया गया बदमाशों के द्वारा। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और सेल्समैन के पेट और हाथ में गोली लगी थी। घायल शख्स को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सीसीटीवी फुटेज इसमें साफ दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें एक वीडियो में जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड वीडियो है उसमें भागते हुए बाइक से नजर आ रहे हैं आरोपी और दूसरी स्टिल तस्वीर में भी आप देख सकते हैं घायल और आरोपी नजर आ रहे हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, कब का और कहां का है ये पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इसमें फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के घाटी गांव इलाके का है। कल शाम का ही ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ जो सेल्समैन है, शराब का सेल्समैन शिवम, उसको गोली मारी गई है और गोली मारने वाले जो 2 बदमाश है वो बाइक से आए थे और ये एक जगह जो है बदमाश भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में नज़र भी आए हैं। 2 गोलियां उसको लगी है, पेट में लगी है, हाथ में लगी है, जिसे घायल हालत में तत्काल जो है ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था रात में ही। और उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पुलिस उसकी जो है सेहत की जानकारी लेने के लिए अस्पताल भी पहुंची है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद एक बात साफ हो गई है कि ग्वालियर में जिस तरह से रोज़ाना 2 से 3 फायरिंग की घटनाएं हो रही है, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा बदमाश आप देखिए कि खुद रिवाल्वर से या अवैध कट्टे से फायरिंग करते हुए बदमाश अपने वीडियो बनवा कर जो है सोशल मीडिया पर लोड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ रहा है उसमें पुलिस काबू करने में या कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। अगर देखें तो 1.5 महीने के अंदर 7 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है, कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग की घटना हुई है, लोगों को गोलियां मारी गई है, लूट की घटना हुई है। जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इससे अब लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल भी है और पुलिस का जो इकबाल होता है लोगों का वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब जब तक पुलिस अधिकारी और पुलिस अमला अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तब तक ऐसे हालात जो है सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि आप देखिए 2 से 3 घटनाएं रोजाना गोली मारने की हो रही है। आए दिन कट्टे लेकर, अवैध हथियार लेकर बदमाश जो है
चेकिंग पॉइंट को क्रॉस कर देते हैं, वारदात करने के बाद गोलियां मारने के बाद नाकेबंदी को तोड़ते हुए फरार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब पुलिस को जो है सख्त एक्शन लेना होगा, अन्यथा हालात जो ग्वालियर के अगर कहे जाए तो ग्वालियर क्राइम कैपिटल की तरह बनता जा रहा है पिछले दिनों को हुए अपराध के देख कर लगते हुए। जी, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से अगली खबर, जहां घर के बाहर एक मकान पर लिखा है कि मकान बिकाऊ है, और इतना ही नहीं, दरवाजे पर लिखा है मुस्लिम प्रताड़ना से हैं परेशान। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और युवक के घर पर सूचना मिलने के बाद मौके पर भी पुलिस पहुंची और 1 महीने पहले पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया था। शादाब शानू समझौते का दबाव बना रहे थे और अब जो पीड़ित है जिसने घर पर ये लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है और मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान, ऐसा लिखा, और इस मकान को बेचकर यहाँ से वो जाना चाहता है। आपको बता दें कि पड़ोसियों के साथ उसका विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, और इस विवाद के बाद उसने ये तस्वीर जो दरवाजे पर लिखकर सोशल मीडिया पर भी डाली, और ये अब मकान बिकाऊ है और इस मकान को बेचकर वो यहाँ से जाना चाहता है। उसका ये कहना है कि वो मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान है, और ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब पड़ोसी के साथ उसका विवाद हो गया था किसी बात को लेकर, और बताया जा रहा है कि उस विवाद के बाद से ही ये हालात बने हैं कि उसे परेशान किया जा रहा है, उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। सुतली बम किसी ने घर के बाहर फोड़ दिया था रात में, लेकिन अब इन सब चीज़ों की अभी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जांच करा रहे हैं तो वास्तविक रूप से क्या नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। राजेश ने अपने घर पे लिख दिया कि मुस्लिमों से परेशान होकर वो मकान बेचना चाहते हैं। ऐसी कोई तथ्य अभी संज्ञान में न इन्होंने बताया है, न अभी तक की उसमें कोई जांच में ये चीज़ आई है। तो जो सभी मुद्दों पे हम इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच करा के कार्रवाई। किन धाराओं में कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज। कोई गिरफ्तारी हुई सर? अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, जांच करके फिर आगे कार्रवाई करें। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है, हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद कई हिंदू संगठन के लोग भी यहां पर पहुंचे और इस शख्स से मुलाकात की और इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान होकर घर बेचकर वहां से जाने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई का दावा कर रही है। बिल्कुल, देखिए, उन तमाम दावों के बीच आशीष जिसमें कहा जाता है कि कानून व्यवस्था मजबूत है, किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, जो बदमाशी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके की तस्वीर सामने आना अपने आप में हैरान कर देने वाला है, जब किसी शख्स को अपने घर के बाहर ही लिखना पड़े कि प्रताड़ना से तंग है, वो परेशान है और इसलिए वो घर बेचकर जाना चाहता है। दरअसल ये पूरा मामला रावजी बाजार क्षेत्र का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। 2 पड़ोसी हैं जिनके बीच में आपसी विवाद जो है वो हुआ था, और उसके बाद एक पक्ष का ये आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है वो उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, दबाव बना रहा है और अलग अलग तरीके से उनको और उनके परिवार को डराने धमकाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और यही वजह है कि वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। बहरहाल दोनों ही लोग जो हैं वो अलग अलग समुदाय के हैं, इसलिए ये जो पूरा मामला है वो और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में जो फरियादी है उसके घर पहुंचे और उसको हौसला देने का जो है काम जरूर किया, और इसके साथ मांग भी की है कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लेकर सख्ती के साथ कार्रवाई करे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्यात्मक चीजें निकलकर सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करने का जो काम है वो किया जाएगा। बहरहाल इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं, पहले भी जो इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं और मौजूदा समय में भी सामने आ रही हैं, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली जरूर है कि इतने लंबे से अगर 1 महीने से विवाद चल रहा था तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब जो फरियादी पक्ष है जिसने अपने घर के सामने ये लिखा है कि प्रताड़ना से परेशान होकर वो अपना मकान बेचना चाहता है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अब जमकर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सुतली बम जो है वो रात के समय फेंका गया, तो सीसीटीवी कैमरे की जांच हो या अन्य तरीकों से जो आजू बाजू रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ हो, उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में ठोस कदम उठाने के बाद तथ्यों के आधार पर करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे एक्शन होता है। जी, स्वाभाविक है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। वासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपसे।
जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरी घटना है, इसके सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस एक्टिव है बल्कि हिंदुवादी संगठनों ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की अपील की। हालांकि इस पूरे मामले पर घटना में जो पीड़ित शख्स है उसने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकूँ। मेरे को रोने नहीं आया, आत्महत्या करना मैं बाइक नहीं देना चाहता। और बढ़ते आगे, इंदौर में रंगदारी करने और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। तुकोगंज थाना पुलिस ने 2 बदमाशों का जुलूस उस जगह निकाला जहां इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकालकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि इस तरह की चाकूबाजी, रंगदारी मांगना किस अंजाम तक आरोपियों को ले जा सकता है। तस्वीरें इंदौर से सामने आई। यहीं इसी जगह चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था आरोपियों के द्वारा और अब उसी जगह से आरोपियों का जुलूस निकाला जा रहा है। इंदौर से तस्वीर सामने आई है और इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उन आरोपियों का जुलूस निकाला है। चाकूबाजी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था और रंगदारी मांगने के लिए चाकू चलाया था। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकालकर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को एक सख्त संदेश देने का प्रयास पुलिस महकमे के द्वारा किया गया है और पुलिस इस तरह के मामलों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। ये जुलूस निकालकर साफ संदेश दिया गया। और मुरैना में खाद की किल्लत जारी है। सुबह 4 बजे से खाद के सेंटर्स पर जहां किसानों की लंबी कतार लगी हुई है, आपको तस्वीरें वहां की दिखाएंगे। खाद के लिए महिलाएं भी रात भर कतार में लगी रहीं। सुबह 4 बजे से वो सभी खड़े हो जाते हैं लाइन में जाकर, जिससे कि जब खाद का वितरण शुरू हो तो सबसे पहले उन्हें खाद मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर ऐसी तस्वीरें जो सामने आई हैं इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और समय पर किसानों को खाद न मिलने के चलते किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनके आगे फसल की बुआई होनी है और उस बुआई से पहले यदि खाद उन्हें नहीं मिली तो कितनी समस्या उन्हें होगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन खाद लेने के लिए कितनी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में सारी तस्दीक करते हुए बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित शर्मा से भी। अमित, आज के समय में जब हम ऑनलाइन पिज्जा घर पर आधे घंटे में मंगा सकते हैं, एक बोरी खाद के लिए इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है किसानों को? आप बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा कि ऑनलाइन आजकल हर चीज डिलीवर्ड हो जाती है घर पे, लेकिन यहाँ खाद के लिए इतनी मारामारी है कि सुबह 4 बजे महिला हो या फिर बच्चे हो या फिर किसान हो, सभी लाइन लगा लेते हैं और वो खाद के लिए पिछले 15 दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं कि उन्हें टोकन मिल गया है लेकिन 15 दिन से डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उनका जो फसल का बोवनी का अंतिम समय है वो अभी निकल जाएगा। किसानों का कहना है कि हम पिछले 15 दिन से परेशान हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर खाद नहीं मिलता है और रोज आते हैं, रोज निराशा हाथ लगती है और उसके बाद लौट जाती है। हालांकि प्रशासन के दावे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। अगर पर्याप्त मात्रा में खाद है तो फिर आखिर इन किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी कतार किसानों की लग रही है। उसके बाद भी इन किसानों को सुबह 4 बजे से खाद काउंटर पे इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। तो ये लाइन है वो प्रशासन के दावे और वादों की पोल खोल रही है। स्वाभाविक है। और ये आखिर परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी किसानों को, ये भी एक अमित बहुत ही गंभीर और गूढ़ प्रश्न है कि आखिर ऐसे खाद सेंटर्स पर ऐसे सर्दी में, कभी गर्मी में इस तरह से लाइन में लगकर भूख प्यास सब त्याग कर, अव्यवस्थाओं को झेल कर, ये रात भर जाग कर, नींद खराब कर, ये कब तक उन्हें झेलना पड़ेगा, ये एक गंभीर समस्या यहाँ पर बनी हुई है। मुरैना से तस्वीरें सामने आई, ग्वालियर में, चंबल में, सभी जगह यही हालात बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कटनी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को लेकर सियासत गरमाई हुई है और प्रतिमा के अपमान के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि सिंधिया जी, आपकी पार्टी हमारे नेता का अपमान कर रही है और कांग्रेस अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में महापुरुषों के अपमान की परिपाटी चली आई है। टिप्पणी की गई एक पोस्ट के माध्यम से और साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उस पोस्ट के माध्यम से वो वीडियो भी शेयर किया है जिसमें माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के गले से रस्सी बांधकर एक पोकलेन मशीन से हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही
सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी कर दिए थे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद एनएचएआई ने 2 अधिकारियों समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल ये सड़क को चौड़ा करने के लिए अब 2 लेन से 4 लेन का बनाने के लिए काम चल रहा है। और ऐसे में रास्ते में आने वाली इस प्रतिमा को लेकर जब तस्वीरें सामने आई तो इस प्रतिमा पर अब विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से नेताओं के द्वारा इस तरह से प्रतिमा को हटाए जाने को नाकाबिले बर्दाश्त बताया गया है। और दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप 4 लागू किया गया। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की क्लासेस जारी रहेंगी। और जो अन्य क्लासेस हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक और कक्षा 11वीं की जो छात्र छात्रा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक मीटिंग करेंगे जिसमें ग्रैप 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किए जाने को लेकर चर्चा होगी। और ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रक्स की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जो ट्रक्स आए हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगी स्पेशल परमिशन के साथ। और प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब ऐसे में ग्रैप 4 लागू किया है। 22 अक्टूबर को ग्रैप 2 लागू किया गया था। उसके 24 दिन बाद अब ये हालात बन गए हैं कि अब ग्रैप 4 लागू किया जाए, क्योंकि 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू किया गया था और उसके 3 दिन बाद ग्रैप 4 यानी 18 नवंबर को ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और ये ग्रैप 4 जो कि प्रदूषण को रोकने के लिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट और डिमोलिशन साइट्स पर काम बंद रहेंगे और तो और जो भारी वाहन हैं, ट्रक्स हैं, डीजल ट्रक्स हैं, उनकी पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में एंट्री को अभी फिलहाल पाबंद कर दिया गया है। उन्हें रोका गया है। स्कूल्स में बच्चों को न जाना पड़े इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। जो छात्र जिनमें बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जिनके 10th या 12th के, उनके लिए फिजिकली क्लासेस होंगी, उन्हें स्कूल जाने की परमिशन होगी। जबकि जो कक्षा 1 से कक्षा 9 और उसके बाद 11वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पॉल्यूशन के स्तर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन तीनों ही जगहों पर एक बात कॉमन है और वो है धुंध, धुआं, हवा में घुला स्मॉग का जहर साफ नजर आ रहा है। कुछ भी और साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्मॉग यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दिल्ली के इंडिया गेट पर क्या हालात हैं वो भी आप देखिए। अक्षरधाम मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, एम्स के आसपास की भी वो जगह जहाँ पर रोशनी जगमग दिखाई देती थी, वहाँ धुंध की वजह से ये कुंद पड़ी, ये मंद पड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। और हर जगह एक ही जैसा मंजर है, जमीन से लेकर आसमान तक धुंध ही धुंध है और धुंध की मोटी चादर नजर आ रही है। और इस प्रदूषण की वजह से एनसीआर में भी कमोबेश यही हालात है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी धुंध गहरी हो चुकी है। ये और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, तो दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख लीजिए और साथ ही नोएडा का भी हाल जान लीजिए कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। देखिए, नोएडा में एक्सप्रेस वे पर धुंध की ये काली छाया नज़र आ रही है और ये धुंध जो है एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है और अभी वर्तमान में परिस्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है।
और दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाया, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है। अगर ग्रैब 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैब 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी, कहां है बायो डिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ वैसे? 23 करोड़ रुपए वाला, कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला। और इंदौर से साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया। दरअसल शादी के डिजिटल कार्ड से ये अकाउंट खाली कर देते हैं। कार्ड डाउनलोड होते ही मोबाइल हैक हो जाता है और मोबाइल हैक होते ही ठग अकाउंट खाली कर देते हैं। 5 दिन में 4 लोगों से 8 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और शादियों के सीजन में ठगी का ये नया तरीका निकाल लिया गया है। और आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी इन्विटेशन आता है तो पहले आप ये क्रॉस चेक कर लें कि ये इन्विटेशन किसके द्वारा भेजा गया है, उसके बाद ही कार्ड को डाउनलोड करें या डिजिटल इन्विटेशन लें। और इसके अलावा इसका असर कहां तक जा सकता है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इस घटना से।